क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती से इंसान खत्म हो सकते हैं? फिल्मों में देखा होगा आपने जरूर, लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने इंसानों के लिए एक बड़ी खतरे वाली भविष्यवाणी की है। दावा किया है कि एक फंगस मानव जाति के लिए, इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। यह फंगस बढ़ती गर्मी से पैदा हो सकता है, जिससे इंसान ज़ॉम्बी में तब्दील हो सकता है। रिपोर्ट आप देखिए, फिर हम कुछ जाने माने वैज्ञानिकों के साथ इस पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में यह संभव है कि एक फंगस इंसान को ज़ॉम्बी बना दे। ज़ॉम्बी में बदल सकते हैं इंसान। एक फंगस बन सकता है इंसानों के लिए खतरा। अमेरिकी वैज्ञानिक ने दी इंसानों के खात्मे की चेतावनी। फंगस ला सकता है इंसानों को खत्म करने वाली बीमारी। बढ़ती गर्मी बनेगी इस बीमारी की वजह। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे धरती से इंसान खत्म हो रहे हैं। धरती पर आखिरी इंसान बचा है, वो बचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा ही एक दावा अमेरिका के मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने किया है। उन्होंने इंसानों के लिए एक ऐसे खतरे की भविष्यवाणी की है जो धरती से समूची मानव जाति के अस्तित्व को मिटा सकती है। माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और संक्रामक रोगों के प्रोफेसर आर्टुरो कैसाडेवाल के मुताबिक धरती पर आखिरी इंसान कोई कल्पना भर नहीं है, बल्कि ये असल में हो सकता है। एक फफूंद महामारी ला सकता है और ये मानव जाति को मिटा सकता है। एक फफूंद मानवता के लिए वास्तविक खतरा है। लगभग 1000 वैज्ञानिक शोध पत्र लिख चुके प्रोफेसर कैसाडेवाल की पिछले महीने एक नई किताब प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है व्हाट इफ फंगी विन। इस किताब में फंगस के कारण महामारी होने की वास्तविक संभावना पर प्रकाश डाला गया है। एक अंग्रेजी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में प्रोफेसर कैसाडेवाल के हवाले से कहा, इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि हम समय के साथ खतरनाक नए फंगस को देख सकते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। गर्मी बढ़ने के कारण एक फफूंद मानव जाति के लिए नई बीमारियां लेकर आ सकता है। तापमान बढ़ने से हमारे पर्यावरण में हर चीज प्रभावित हो रही है और आगे के हालात और बुरे हो सकते हैं। अगर फंगस भयंकर गर्मी में भी पलने के अनुकूल हो जाता है तो ये हमारी सुरक्षा को तोड़ देगा। यही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि फंगस में म्यूटेशन के सबूत पहले से ही मौजूद हैं और भयंकर गर्मी से सूखा, अकाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। दावा है कि इससे इंसान ज़ॉम्बी में बदल सकता है। तो एक रिसर्च है, इस रिसर्च को जब हमने पढ़ा, इस पर आर्टिकल पढ़ा, तो बड़ी हैरानी हुई इसको पढ़कर कि क्या वाकई में ऐसा संभव है कि गर्मी फंगस को इस तरह म्यूटेट कर दे, उसका स्वरूप इस तरह बदल दे कि वो इंसानी जान के लिए खतरा हो सकता है, बल्कि इंसानों को का जो अस्तित्व है वो ख़त्म कर सकता है। इसलिए इस रिपोर्ट को हमने स्टडी किया और अब मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ अनिल सूद जी हैं, जो कि एनवायरनमेंटलिस्ट हैं। मेरे साथ सूर्य प्रकाश कपूर जी हैं, जियो साइंटिस्ट हैं। और कुछ देर में डॉक्टर सुनील गुप्ता भी जुड़ेंगे, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। मैं अनिल सूद जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाह रहा हूँ। क्या ये संभव है, ये स्टडी जो है, एक साइंटिस्ट हैं अमेरिकी माइक्रोबायोलॉजिस्ट आर्टुरो कैसाडेवाल, उनकी ये स्टडी कहती है कि हम अच्छे से जानते हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, इसको कम करने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, ये स्टडी जैसा कहती है कि ये गर्मी इस तरीके से एक फंगस को म्यूटेट कर सकती है कि वो इंसानी अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए? बिल्कुल ठीक है साहब। हम जो पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ड्रामा है। अगर आप समुद्र का पानी हरा होता हुआ देख सकते हैं और जो हो रहा है वो भी एक बढ़ते हुए तापमान का नतीजा है। आज आप पहाड़ों में चले जाइए, पहाड़ों में जो खड्डे हैं, खड्ड जिसको बोलते हैं, पत्थरों वाली नहर जिसको कह सकते हैं आप हिंदी भाषा में दर्शकों को समझाने के लिए, आज उनमें पानी नहीं है। जब खड्ड में पानी नहीं होगा, जहां थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा होगा, जहां फंगस है, जैसे जैसे पौधे और हर चीज जो है नेचर की वो गर्मी के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर रही है, तो ये फंगस भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेगी और ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक बात है।
ठीक है, तो मैं इंसानों के जी, लिए आज भी जो फंगस है, हाँ जी, फंगल इन्फेक्शन जो हैं, उनको ट्रीट करने के लिए बहुत लिमिटेड दवाइयां हैं। और जो आने वाला जो इसका स्वरूप देखा जा रहा है, ये जो है एंटी इनको जो ट्रीट करने के लिए दवाइयां हैं, उसका भी असर इन पे नहीं होगा। तो बड़ी भयावह सिचुएशन जो है वो नजर आ रही है अगर हम इस तरह से पर्यावरण से खेलते रहे, इस तरह पेड़ काटते रहे, इस तरह डिफॉरेस्ट करते रहे और इस तरह विकास के नाम पे हम विनाश करते रहे, तो दिन अच्छे नहीं आ सकते। सूर्य प्रकाश कपूर जी के पास मैं चल रहा हूँ, जियो साइंटिस्ट हैं सर। आपके साथ हमने पहले भी अलग अलग विषयों पर चर्चा की है, लेकिन ये बड़ा अलग और अद्भुत विषय है जो इंसानी अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहा है कि मतलब क्या गर्मी इतनी खतरनाक हो सकती है, क्या वेदर चेंज इतना खतरनाक हो सकता है कि मतलब वो फंगस को भी एक ऐसा बना दे जो मतलब इंसानी जान को खतरे में, इतनी ताकत होती है इस चेंज में जिसकी हम बात करते हैं वक्त वक्त पर। हमने आपको बताया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये जो टेम्परेचर बढ़ने की बात हो रही है, इसको रिड्यूस करने के लिए हमें इमीडिएटली जो सब एरिया एक्टिव वॉल्केनोज हैं उनके ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के उनके मुंह से जो 1200 डिग्री का लावा वायुमंडल में फेंका जा रहा है, जो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रेडिएशन वायुमंडल में फेंकी जा रही हैं, उस जियोथर्मल एनर्जी की बिजली बनानी चाहिए। हम टेम्परेचर को बढ़ते हुए क्यों देख रहे हैं? ऐसे ही हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं मिड ओशन रिज में, 80,000 किलोमीटर लंबी मिड ओशन रिज है, 75% मैग्मा मिड ओशन रिज में निकलता है। वहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट्स के ऊपर 600 डिग्री का पानी 600 डिग्री का पानी जो है समुद्र के पानी को गर्म कर रहा है। वहाँ की टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, उसके ऊपर मशीनें लगाओ, उसका टेम्परेचर जो है समुद्र के पानी को गर्म ना करेगा, उसकी बिजली बनेगी। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, हम UNFCCC कर क्या रहा है, WMO कर क्या रहा है, ये इस चीज के ऊपर देखे जा रहे हैं कि 10 साल बाद टेम्परेचर और कितना बढ़ेगा, 20 साल बाद और कितना बढ़ेगा। ये सारे का सारा ध्यान ग्रीन हाउस गैस पे लगा रहे हैं। जो जियोथर्मल एनर्जी की कॉन्ट्रीब्यूशन 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की है, उसको इन्होंने लैटिट्यूड छोड़ा हुआ, उसको ये कन्वर्ट करके बिजली में कन्वर्ट करें तो टेम्परेचर को 16.5 से वापस 15 पे जाएं। ये क्यों नहीं काम कर रहे? ये फ्यूचर का टेम्परेचर प्रिडिक्शन की बजाय उसको प्रिवेंशन क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, अब आती है बात दूसरी, नॉन वेजिटेरियन फूड जो है उसको खाने से आदमी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी शिकायत आती है। आपको पता है हमने जब से ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने शुरू किए हैं, जब से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज करने शुरू किए हैं, जो हमारा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर मींस कि जो हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है, हमने अपने बायोस्फीयर को डैमेज कर दिया। कोई जमाना था पंचगव्य गाय का यूरिन, गाय का गोबर, उसकी खाद डाली जाती थी, उससे बायोस्फीयर स्टेबल था। मगर इन्होंने अपने बायोस्फीयर, हमारे पास रहने को जो धरती के ऊपर जगह है उसमें से जो कंफर्टेबल जोन है, कंफर्ट जोन है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर को ये जो आपका DDT पाउडर है, इसने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, इसने सारा फूड चेन के अंदर पॉइजन डाल दिया, कैंसर आ गया है। आप देखिए पठानकोट से चंडीगढ़ PGI के लिए ये DDT की मेहरबानी से किसानों की कैंसर ट्रेन चल रही है। ये जितना कल्चरल इन्वेजन हुआ साइंस के अंदर, अभी आप हाइड्रोपोनिक की बात करने जा रहे हैं, एरोपोनिक की बात करने जा रहे हैं। मैं पूछता हूं, भगवत गीता के 15वें अध्याय के 13वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है कि चंद्रमा की किरणें जब किसी वनस्पति और औषधि यानी कि फलों और सब्जियों और ग्रेन टॉप्स के ऊपर पड़ती हैं तो उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड होती है, उनके अंदर डिलीशियस टेस्ट पैदा होता है। ये जो हाइड्रोपोनिक्स पैदा करने जा रहे हैं इसमें कोई टेस्ट नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल तरीके से मिनरल स्प्रे मारेंगे, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट जो है, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जो हैं उनका स्प्रे मारेंगे। ये हाइड्रोपोनिक्स खाएंगे, एरोपोनिक्स का प्रोडक्ट खाएंगे, ये सारे के सारे गर्मी से फंगस से तो नहीं मरेंगे, ये स्पास्टिक पेशेंट हो जाएंगे। आपको पता है आज से 30 साल पहले 40 साल पहले ये जो सेरोलैक इंट्रोड्यूस किया गया था, औरतों ने बच्चों को अपना दूध पिलाने के बजाय सेरोलैक पे कर दिया।
वो बच्चे स्पास्टिक हो गए। ये जो हमने कल्चर इन्वेजन हुआ है, ये कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए पब्लिक को मिसगाइड करते हैं। जो हमारा नेचुरल लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल को ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको फोर्स मैगजीन में नोट कमा के नंबर 1 आना, वो अपने पैसे की खातिर पूरे वर्ल्ड को एडवर्टाइजमेंट के जोर पे बड़े बड़े महंगे मॉडल्स, बड़े बड़े महंगे एक्ट्रेसों के मुंह से जहरीली चीजों को खाने का प्रचार कर देते हैं। और पब्लिक जो है पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, ये जंक फूड खा खा के हम कहाँ पहुंचेंगे। ये यीस्ट वाले प्रोडक्ट, ये जिसको हम कहते हैं ये बेकरी के प्रोडक्ट हैं, डबल रोटी है, इसका यीस्ट खा खा के हम खुद डबल रोटी बन जाएंगे। ये जो हमने शॉर्टकट मारे हैं, ये जो हमारा आहार और बिहार के ऊपर प्रहार हो रहा है, ये जो कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, आपको पता है छंदोग्य उपनिषद क्या कहता है? छंदोग्य उपनिषद कहता है अगर आप सात्विक खाना खाते हो तो आपकी जो बोन मैरो है उसके अंदर इम्यूनिटी आती है, और जब आपकी बोन मैरो में आती है तो आपका ऑरा बढ़ जाता है, यानी कि आपकी लाइफ बढ़ जाती है, आपकी मेमोरी स्टेबलाइज हो जाती है, आपको कोई डिमेंशिया नहीं होता, आपकी चेतना बनी रहती है। तो हमने हर लेवल पे नॉन वेजिटेरियन फूड, ये यीस्ट वाला बेकरी प्रोडक्ट, ये मैकडोनल्ड के जो बर्गर, और ये जो जंक फूड, ये कोका कोला, ये कैंपा कोला, ये थम्स अप, ये पेप्सी कोला, आप गन्ने का जूस कपड़ छान करके पीजिए, उसके अंदर से सारी डस्ट निकल जाती कपड़े में, और उसमें जो नीचे बचता है वो आपके लिए, जो आपको कल को कमजोरी आती है तो ग्लूकोज लगता है, वो ग्लूकोज का बाप है। भगवत गीता क्या कहती है कि दोपहर से बासी चीज मत खाओ। वो सात्विक भोजन जो है दोपहर तक, दोपहर का मतलब 6 घंटे, अगर आपने खाना बनाया है तो 6 घंटे तक अगर आप खाना कंज्यूम कर लेते हो तो उसमें एटमॉस्फेयर की एयर जो है उसको ऑक्सीडाइज नहीं करती। मगर हम क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व्ड फूड खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, शेल्फ लाइफ 2-2 महीने का बासी खाना खा रहे हैं। हमने ये जो ताजी चीजें खानी बंद कर दी, हमारा ये जो खाने का तरीका है, आहार विहार है, इसको डिस्टॉर्ट कर दिया वेस्टर्न वर्ल्ड ने। हमें हमारी फाउंडेशन को काटा जा रहा है। ये जो आहार विहार है हमारा, अब भगवत गीता क्या कहती है कि सेक्स कितना करना है संतान उत्पत्ति के लिए, ये मजा देने के लिए नहीं करना। तो ये जो चीज कहते हैं ट्वाइस ए वीक सेक्स करो जी, ये कौन सी किताब में लिखा? ये सारे का सारा जो है मिस इन्फॉर्मेशन है। ये पूरी सिविलाइजेशन को बर्बाद करने के लिए ये आहार विहार लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल का प्रचार किया जा रहा है। हर लेवल के ऊपर बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। क्यों? क्योंकि कंपनियों ने अपना प्रोडक्ट बेचना है, महंगे महंगे मॉडल ले आएंगे, अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे म्यूजिक, अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, आदमी को बुद्धि जो है उसको बेवकूफ बना के अपना जहरीला प्रोडक्ट, अपना जंक फूड बेच के चलते हैं। ठीक है, इसलिए अपने लाइफस्टाइल को मत डिस्टर्ब होने दो, इस कल्चरल इन्वेजन से बचो। भारतीय संस्कृति की जो जड़ें हैं, यजुर्वेद क्या कहता है? जब कोई एपिडेमिक फैलता है तो वेश्य यज्ञ होते हैं। अगर प्लेग फैलती है उसके लिए अलग हर्ब्स हैं जिनका यज्ञ होगा। अगर कॉलरा फैलता है तो उसके लिए अलग भेषज, अलग जड़ी बूटियां हैं जिनका यज्ञ होगा। अगर चेचक फैलती है तो उसके लिए अलग भेषज है। यजुर्वेद जो है वायुमंडल के अंदर, जैसे आप इनहेलर लेते हो, जब आप यज्ञ करते हो तो आसपास के 10,000 आदमियों को वो जो उसके फ्यूम्स हैं, वो भेषज, वो जो औषधि है, वो जो हर्ब है, उसके फ्यूम्स जाते हैं, उससे अपने आप इम्यूनिटी हो जाती है, उससे अपने आप इन्फेक्शन खत्म हो जाती है। हमने वैदिक लाइफस्टाइल को, हमने भारतीय लाइफस्टाइल को ये वेस्टर्न हवा में आके हमारी जड़ों के ऊपर, जड़ों को काटा जा रहा है। ये हाइड्रोपोनिक, ये एरोपोनिक, ये बायोटेक्नोलॉजी जितनी बातें लेके आती हैं, इसमें से आधी तो फुल ऑफ ब्लंडर्स है, आधी सेंसिबल है, आधी नॉनसेंस है। मगर हम क्या है कि वो व्हाइट स्किन इफेक्ट है कि यूरोप ने जो कह दिया, अमेरिका ने जो कह दिया, टीवी पे गोरे गोरे लोगों ने जो दिखा दिया, वो हम लोग जो हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करें। ये हमारा लाइफस्टाइल, ये कल्चरल इन्वेजन, ये गाय माता, ये पंचगव्य, हमने गाय माता को तो काट दिया, हमारे पास पंचगव्य खत्म हो गए। हम अपनी फाउंडेशन को खुद खत्म कर रहे हैं। अगर हम अपनी फाउंडेशन को बचाएंगे तो ये बायोस्फीयर को किसने बचा रखा था आज तक? गाय माता ने बचा रखा था।
ये केमिकल फर्टिलाइजर, ये डीडीटी पाउडर, ये इंसेक्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड, इन्होंने बायोस्फीयर पे भी अटैक कर दिया। आदमी अपने पेट में सुबह उठते डबल रोटी डाल लेता है। आपके पेट की अग्नि उसको आपने बर्बाद कर दिया। पानी पीना है, आप कम से कम साफ पानी तो पियो। अगर आप बिस्लेरी का पानी पी लेते हो, बॉडी में 70% पानी है। बिस्लेरी का पानी साफ सुथरी, मतलब बिस्लेरी की मशहूरी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने, अथर्ववेद कहता है अगर आपके पास साफ सुथरा शुद्ध पानी पीने को है, यही सबसे बड़ी डाइट है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर 70% तो पानी है। आपका पानी ही कंटेमिनेटेड है। हवा है, एक ही वायु देखो कितनी है, 500। अभी नवंबर के महीने में दिल्ली क्या थी, एक गैस चैम्बर बना हुआ था, हवा ही नहीं है। जल वायु, न जल साफ न वायु साफ। रोटी के नाम पे आप मैकडोनल्ड का बर्गर खा रहे हो, पीने के नाम पे पेप्सी पी रहे हो, ठीक। कोई दूध नहीं पीना गाय का, कोई कुछ नहीं पीना, तो ये जंक फूड खाओगे तो यही सर। ठीक है, मैं अनिल सूद जी आपके पास आ रहा हूँ, एनवायरमेंटलिस्ट हैं आप। मतलब जॉम्बी का मतलब क्या होता है आम बोलचाल में, अगर हम जॉम्बी को समझें तो मतलब कि कहते हैं ना कि सोचने समझने की शक्ति खत्म, अच्छा बुरा क्या है वो आप नहीं समझ सकता। वो एक तरीके से एक ऐसा शरीर है जिसमें प्राण तो हैं लेकिन दिमाग नहीं है, अच्छा बुरा समझने की शक्ति नहीं है। तो क्या नेचर में इतनी पावर है कि वो इंसान को ऐसे स्वरूप तक पहुंचा दे अगर हम अगेंस्ट द नेचर चलते रहे तो? सर ऐसे है कि जिस ढंग से हम चल रहे हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल अपना ही दे देता हूं मैं। 2004 में मेरे को जब बीपी शुरू हुआ तो मेरी सिर्फ एक दवाई चलती थी, एक टैबलेट चलती थी। तो मैं लैंडिंग फनल में रहता हूँ। लैंडिंग फनल में नॉइस पोल्यूशन भी होता है, डस्ट पोल्यूशन भी होता है, सारे तरह के एयर पोल्यूशन लैंडिंग फनल में है। हमारी सरकारें इसके ऊपर बिल्कुल सोई हुई हैं, सब डिपार्टमेंट आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर लीपा पोती कर रहे हैं। आज मैं 5 टैबलेट खाता हूँ बीपी की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं तो चलो अफोर्ड कर पा रहा हूं, मैं ले रहा हूं। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो ओपन में सोता है, झुग्गी में सोता है, या इलीगल फॉरेस्ट एरिया में रह रहा है, उसका क्या हाल होता होगा, उसका क्या हाल बनेगा? वो तो ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाएगा। और इतने सालों में जो है, अब मैं अपने को अगर देखता हूं और देखता हूं कि आगे क्या होने वाला है, तो ये सोच के दिमाग जो है वो घूम जाता है। अगर 5 दवाइयों का असर जो है मेरे ऊपर इतना है पोल्यूशन का, तो और लोगों के ऊपर कितना होगा। और जैसे मैंने पहले देखा था कि समुद्र का पानी हरा होना शुरू हो गया क्योंकि उसमें काई आनी शुरू हो गई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। काई आने से मैरिन लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा, मैरिन लाइफ से फूड पे इम्पैक्ट आएगा। जैसे अभी कह रहे थे सूर्य प्रकाश जी के नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा, फिर जब मैं रिसेंटली पहाड़ों से मित्र आए तो उन्होंने बड़ी भयावह स्थिति बताई है कि पानी नहीं है पहाड़ों में। तो जो खड्डों में जहां जहां थोड़ा बहुत पानी पत्थरों के नीचे छुपा होगा, जहां जहां काई या फंगस जमती है, और फॉरेस्ट में जहां जहां काई और फंगस ग्रो करती है, वो टेम्परेचर के साथ फंगस भी म्यूटेट होती जाएगी। और इस फंगस एक इतनी डेंजरस चीज है, और आप सुन के हैरान होंगे, हॉस्पिटल्स में फंगस की ग्रोथ बहुत फास्ट है आज की डेट में। हॉस्पिटल्स इन्फेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये डाटा कोई रिलीज नहीं करता है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा डेंजरस है, और उनको ट्रीट करना और लोकेट करना बड़ा मुश्किल है अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो। एक एंटीबायोटिक्स की जो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उनकी बॉटम लाइन को पॉजिटिव में रखते हैं। अगर आप हमारे आज भी हॉस्पिटल में चले जाएं, जब कोई भी पेशेंट एडमिट होता है, पहला काम होता है एंटीबायोटिक दे दो। फिर जब सर्जरी होती है वो एंटीबायोटिक दे दो, रिकवरी पे है तो एंटीबायोटिक दे दो, घर वापस आता है तो एंटीबायोटिक दे दो। कोई भी ऐसी स्टडी नहीं करता है कि ये एंटीबायोटिक देने की जरूरत क्या है, ये इन्फेक्शन कहां से आ रही है, ये क्यों आ रही है।
और जब से अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, 2000 के बाद आज तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, उसके हिसाब से कैंसर के पेशेंट्स कितने बढ़े हैं, उसके हिसाब से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के पेशेंट्स कितने बढ़े हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स कितने बढ़े हैं, ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले होंगे। तो कुल मिला के जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अभी जो कहते थे कि 2030 में हम 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो तो हम आज भी बढ़ चुके हैं, वो आज ही क्रॉस कर चुके हैं लिमिट। तो आने वाली सिचुएशन इतनी भयावह होने वाली है कि ये फंगस जो है, इसके लिए एक तो इनके ऊपर दवाइयों का असर नहीं होगा, ऑलरेडी वो सिचुएशन आ चुकी है। तो जब दवाइयों का असर नहीं होगा तो आदमी का दिमाग क्या करेगा? काम तो नहीं करेगा। तो मतलब आदमी जो है एक पुतला बन के रह जाएगा, जिसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, जिसकी जो है बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हम देख रहे हैं, अगर हम आज नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर सूर्य, बहुत भयानक सिचुएशन आने वाली है। जी 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 बिल्कुल, इस स्टडी में भी ऐसा ही लिखा, और हम देख भी रहे हैं कि लगातार जो टेम्परेचर है, धरती का तापमान वो बढ़ रहा है। हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश कपूर जी, कैसे हम इसको रोक सकते हैं? मतलब हम इस तरह की चीज़ें लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंफर्ट के लिए, जो धरती के तापमान को बढ़ा रही हैं। तो अगर हम इसी तरीके से प्रो कंफर्ट जोन में जाते रहेंगे तो फिर रोक कैसे पाएंगे इसको, इस टेम्परेचर को राइज होने से? देखिए, ये तो आपको मैंने बताया कि आज की डेट में जो टेम्परेचर है 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड है ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। उसके 3 कंपोनेंट हैं, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी और ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो धूप है, सोलर एनर्जी, उसका कंट्रीब्यूशन 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो जियोथर्मल एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो विश्व के अंदर सूखी धरती पे 45 ज्वालामुखी फटे हुए हैं। इस वक्त किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे 45 ज्वालामुखियों के मुंह से 1200 डिग्री का लावा वायुमंडल में जा रहा है। हीट रेडिएशंस वायुमंडल में जा रही हैं। वो गर्मी जो है उसको हम बिजली में कन्वर्ट करें। मैंने बताया था क्राफ्सा जियोथर्मल पावर स्टेशन, आइसलैंड, आईडीडीपी प्रोजेक्ट नंबर 1, आईडीडीपी प्रोजेक्ट नंबर 2, आईडीडीपी प्रोजेक्ट नंबर 3, उन्होंने प्रूव कर दिया कि एक्टिव वोल्केनोस की गर्मी जो है, इसकी बिजली बन सकती है। जियोथर्मल पावर प्लांट लगाए। UNFCCC जानबूझ के तमाशा देख रही है, WMO जानबूझ के तमाशा देख रही है। जितने सब एरियल एक्टिव वोल्केनोस हैं, उनके ऊपर वार फुटिंग पे जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के उनकी गर्मी की बिजली बनाएं, ताकि वो गर्मी वायुमंडल में ना जाए। ऐसे ही 80,000 किलोमीटर लंबी मिड ओशन रीजन है विश्व के समुद्रों के बॉटम में, उसके अंदर से 600 डिग्री के हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं, वो समुद्र के पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। उनका टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है। क्रियर नाम की कंपनी है, CREARE, आप देख सकते हैं उस पर। उन्होंने मशीन बनाई है, वो 600 डिग्री टेम्परेचर का गर्म पानी जो है उसकी बिजली बनाएंगे गर्मी की। समुद्र का पानी ठंडा हो जाएगा। समुद्र का पानी ठंडा हो गया, वायुमंडल ठंडा हो गया, 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ठंडा कर सकते हैं। तो वर्ल्ड की जो एजेंसीज हैं, ये फ्यूचर टेम्परेचर प्रेडिक्शन पे पैसा ना खर्चे, ये टेम्परेचर को रिवर्सल पे खर्चे, टेम्परेचर को प्रिवेंट करें, वापस 15 डिग्री लेके जाएं। जब जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करेंगे तो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर वापस 15 डिग्री चल जाएगा, जो आज से 150 साल पहले प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे था। ये कर कुछ नहीं रहे, ये लोग जानबूझ के दुनिया को मौत के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जितना पैसा हर साल COP 29 हो गया था, अगले साल COP 30 हो जाएगा, उससे पहले COP 28 था। सारी की सारी COP के अंदर जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है क्लाइमेट चेंज की, उनमें यही बात होती है कि जी फॉसिल फ्यूल कम करो। हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी की कंट्रीब्यूशन 8 डिग्री है, उसको क्यों नहीं कम कर देते? फॉसिल फ्यूल तो आपसे कम नहीं होने। अमेरिका ने साफ कह दिया कि हम जो पेरिस क्लाइमेट समझौता है, हमारा GDP डाउन चल जाएगा, मैं नहीं करूंगा फॉसिल फ्यूल कम। चाइना ने साफ कह दिया, इंडिया ने कह दिया। जब हम फॉसिल फ्यूल नहीं कम कर सकते, ना करो।
उसका कंट्रीब्यूशन 1.5 डिग्री है। जियोथर्मल एनर्जी का तो 8 है, उसको क्यों नहीं कम कर देते? ये कुछ करना ही नहीं चाहते, ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके एडवर्स साइड इफेक्ट्स आएंगे और दुनिया जो है कोलैप्स करेगी। उसके लिए UNFCCC जिम्मेदार होगी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार होगी, यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी सोया हुआ है। मैंने 50 ईमेल भेजे हैं कि जियोथर्मल पावर प्लांट लगाओ, सब एरियल एक्टिव वोल्केनोस पे, वायुमंडल को ठंडा करो, हाइड्रोथर्मल बेंट्स के ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाओ, समुद्र का पानी ठंडा करो, धरती का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस नहीं कंट्रोल होती तो ना सही, उसका कंट्रीब्यूशन कम है। जियोथर्मल एनर्जी का तो उससे 6 गुना ज्यादा है। जो मेजर कंट्रीब्यूटर है उसको भी छोड़ा हुआ है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उस पर इनका जोर नहीं है। तो ये लोग तो सुसाइड करने की तरफ खुद ही जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्य प्रकाश कपूर सर और अनिल सूद जी साथ में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि हाँ, ये जो चेतावनी है इसको मजाक में ना लिया जाए। अगर वक्त रहते इंसान नहीं चेता, इसी तरीके से टेम्परेचर धरती का बढ़ता रहा, इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती रही, तो फिर वो वक्त दूर नहीं। और वैसे भी कोरोना के बाद मुझे लगता है कि शायद चीज़ें कुछ भी पॉसिबल हैं, क्योंकि एक वक्त था जब कोरोना के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था कि ऐसे कोई महामारी हो भी सकती है जो इतनी जानों को ले सकती है। लेकिन अगर हमने कोरोना का जो काल है, कोरोना का जो दौर है वो देखा है, तो ऐसे किसी भी चीज़ के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। अगर प्रकृति का दोहन हम इसी तरीके से करते रहेंगे तो वो वक्त नहीं दूर जब इंसान को एक फंगस ज़ॉम्बी में तब्दील कर